बच्चों को खुला छोड़ेंगे कि भागो दौड़ो, बकरियों के पीछे दूध निकालो, गाय को खाना खिलाओ, ये चांद देखो, तारे हमारे यहाँ तो कराची में नज़र ही नहीं आते। घर में जाके आप तारे तो दिखाएं बच्चों को, बलूचिस्तान जाके आप तारे दिखाएं। मैंने तो ऐसे ऐसे लगता है यूँ करके तोड़ लो तारा, वहाँ लेट जाएं तारों के नीचे, माँ बाप बच्चे सब लेट जाएं और फिर तारों के बारे में बातें करें। इससे बेहतर कोई तालीम नहीं। लीडर बनाना है, नेचर से करीब करें, ये बहुत ज़रूरी है। और हम कराची वाले बड़े डिप्राइव्ड हैं नेचर से, तो अपने साल का एक 15 दिन का प्लान, इसको भी अपनी जो आप बजटिंग करते हैं ना, जो भी बजटिंग करते हैं उसमें डाल दें कि ये 30-40 हज़ार अलग करने हैं। वीसियाँ डालती हैं ना आप लोग, किस चीज़ के लिए डालती हैं? वॉशिंग मशीन ख़रीदना है और शादी आने वाली है उसमें मुझे सूट बनाना है। प्लीज़ सब बेकार है। वीसी डालें ट्रिप के लिए कि हमने बच्चों को घुमाने ले जाना है, वो भी ऐसी जगह पे जब बिल्कुल नेचर के करीब हो। कुएँ से पानी निकालें, जो हमारे शहर के बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके आबा व अजदाद गाँव में रहते हैं, आप लोगों के भी होंगे। अगर ऐसे हैं तो फिर तो और भी अच्छा, आपके पास घर भी है, ठीक है ना? इनको ले लें थोड़ा सा, इस तरफ भी, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरफ यहाँ ले लें थोड़ा। फादर बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, वो येलो मस्टर्ड शर्ट में, उनको पहले दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचाना? नहीं। सरफराज। सरफराज, तुम्हारा बच्चा भी हो गया? बड़े वाले का एडमिशन करवाने। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, तुम्हें कभी ना पहचानती? वाइफ को मैंने भेज दिया, मैंने बोला मैं बैठूंगा, मैं सुनूंगा सिर्फ। माशाल्लाह। अच्छा, ये तुम्हारा फर्स्ट बेबी है? सेकंड है, बड़ा वाला है। तो छोटा हुआ ना, सेकंड है तो? नहीं, फर्स्ट है। हाँ, बड़ा वाला फर्स्ट है ना? हाँ। अच्छा, याद नहीं रहा। ये अभी 3 साल का हो जाएगा, 30 फरवरी को। अच्छा माशाल्लाह, चलो बड़ी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मेरा नाम अब्दुल वहाब फरीदी है। ये बाहर जो जगह है ना, ये जगह यहाँ पर किसी दौर में हम क्रिकेट खेला करते थे, पूरा मट्टी से भरा हुआ होता था। ये आगे BF केबरान से मैंने तालीम कंप्लीट की है। इसके अलावा एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में अगर हमें ज़रूरत है ना, तो वो है वुमेन पावर। सबसे बड़ी बात जो कि मुझे इस माशरे के अंदर बहुत कमी नज़र आ रही है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि अपनी बेटियों को थोड़ा सा सिक्योर करके रखे। मगर जब यहाँ पर अगर मैंने माहौल देखा, 6-7 महीने पे से मैं अपनी बेटी के लिए कोई एजुकेशन ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैंने हबीब गर्ल्स की तरफ भी मैं मूव होना चाहा, फिर मैंने दूसरी जगह भी मूव होना चाहा। मगर मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी बहन का, जिन्होंने मुझे बताया बेटा भाई किरण फाउंडेशन। मैंने कहा किरण फाउंडेशन? बोला DCTO। मैंने कहा माँ, बोला एक बार खाली वहाँ पर चक्कर लगा, वहाँ पर चक्कर लगाया, यहाँ पर आया, मुझे पता चला मेरी बहन ने क्या बोला। मैं ये देख रहा हूँ कि हबीब गर्ल्स के आगे खान क्या जो माहौल यहाँ मिल रहा है ना, उसके सामने सब फेल है। जिस तरीके से यहाँ पर वुमेन की ग्रूमिंग हो रही है, जो माओ की और पेरेंट्स की ग्रूमिंग हो रही है, अगर मैं फख्र महसूस करूँगा अगर मेरी बेटी को यहाँ पर एडमिशन मिलता है और मेरी बेटी आगे जाकर वो मकाम पैदा करे जो आज के दौर में बड़े बड़े मर्द ही पैदा नहीं कर रहे, जो बड़े बड़े बेटे भी पैदा नहीं कर रहे, मेरी बेटी वहाँ पर पहुँचे। आपकी भतीजी भांजी यहाँ पढ़ती है? नहीं, मेरी सिस्टर ने कहा था कि यहाँ पर है, मैंने बहुत कोशिश की है, मेरी बेटी का नहीं हुआ, मेरी सिस्टर का नहीं हुआ। ये फैमिली के अंदर मेरी सिस्टर ने कहा था। सही है माशाल्लाह। देखें अगेन, मैं फिर वही, मुझे इससे बेहतर कोई मिसाल मिलती नहीं है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई, तो वो जब नीचे आए तो सबसे पहले किसके पास गए बताइए? बीबी खदीजतुल कुबरा के पास गए और उनको कहा कि मुझे चादर डालो, मुझे ठंड लग रही है। यानी कि उन्होंने अपनी कमज़ोरी का इजहार अपनी बीवी के सामने किया। ये नहीं कि आकर डांटना शुरू कर दिया हो या कि ना मेरा ख्याल नहीं रखती हो। उन्होंने आके अपनी कमज़ोरी उनके सामने बता दी कि मेरी हालत बहुत बुरी है, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। और फिर दूसरी चीज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बेटी दी, बीबी फातिमा ज़हरा, कि बेटी को पालना कितना ज़रूरी है, वो अल्लाह ताला ने इसलिए उनको उनकी ज़िंदगी में डाला कि बेटी को देखो ऐसे पालना है तो उनको ऐसे पाला। तो मैं समझती हूँ कि हम एक वजह पाकिस्तान की
पस्ती में जाने की जो एक बहुत बड़ी वजह है। मैं अगर इस वजह को 60% भी दे दूँ ना तो कम होगा। 60% वजह पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा उसकी ये है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो अपने ऊपर डाउट करने लगी हैं, अपने ऊपर उनको एतमाद ख़त्म हो गया है। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि उनको घर से निकलना ज़रूरी है, ना। मैं भी बहुत साल तक घर में ही थी। घर से निकलना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको ऐसा कभी ना समझें कि औरत की एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप घर से बाहर निकलो और जॉब करो। मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। जॉब कर सकती हैं कि अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो नहीं निगलेक्ट हो रहे हैं तो फ़ाइन, लेकिन अगर नहीं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपका पहला फ़र्ज़ अपने घर को और अपने बच्चों को ऐसा परवान चढ़ाना है कि वो बड़े होकर पाकिस्तान के मेमार बने। ये आपका काम है। अल्लामा इकबाल की माँ जो हैं वो सीधी सादी खातून थी और ऐसे बहुत सारे लीडर्स की माएँ बिल्कुल सीधी सादी खातून थी। तो सिर्फ विजडम चाहिए कि अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये हमारी ख़वातीन अगर हो गई ना, अपने ऊपर एतमाद आ गया तो पाकिस्तान में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और एतमाद देने वाले जो हैं वो मर्द हैं और लेने वाले भी मर्द हैं, उनका एतमाद तोड़ने वाले। मैंने ऐसी ऐसी बेटियां देखी हैं, यकीन करें, जिनके फादर्स ने अपनी बेटियों को इतना एतमाद दिया था, लीडरशिप क्वालिटी के साथ बड़ा किया, गलत जगह शादी हो गई, एतमाद चूरा चूरा हो गया। जिस बेटी के पीछे बाप खड़ा होता है ना, उस बेटी की बहुत पीठ मजबूत होती है। ऐसे फादर्स आप लोग बने। छोड़ दें आज से ये लाइन बोलना छोड़ दें कि मर कर वहाँ से निकलना। शादी के वक्त बेटी के सर पे हाथ रख के उसके शौहर के सामने बोलें कि बेटा मैं यहाँ ज़िंदा हूँ, कभी कोई भी तकलीफ़ हो सीधे मेरे पास आए, ताकि उसको पता हो, उस आदमी को, कि मैं इसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता। इसको बदलना है, इन सब रीतों रिवाज को कि बेटा जा रही हो अब वहाँ से मर कर ही निकलना। इसको ख़त्म कर दें इस चीज़ को। क्यों? बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। कभी ऐसा बोला था नबी ने बीबी फातिमा को? उन्होंने तो अपने दामाद को भी अपने पास रख लिया था। हमारे पास इतनी मिसाल सबसे बड़ी नबी की ज़िंदगी से है, हम इधर उधर की पता नहीं कहाँ से ले आए ये चीज़ें। एनीवेज़, बातें करने में मुझे आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग फिर ऐसा ना हो कि पता चला भूल ही जाएँ कि पीछे भी जाना है एडमिशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। चल रहा है सिलसिला, ठीक है जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। अस्सलाम वालेकुम। वेयर ओके। आई एम मिस नोवेल। मैं खुद जॉब करती हूँ, वर्किंग करती हूँ। और मैम, मैं आपसे, मेरी वैसे तो मुलाकात काफ़ी टाइम हो चुकी है, मैं आपको सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। यहाँ पे जो है ना भांजा भांजी पढ़ते हैं माशाल्लाह। एज अ प्रीफेक्ट अभी यहाँ पर राउंड पर भी हैं, 9B में, 8B में भी हैं सैयद मुआज़ हसन। और आपकी तमाम जो बातें हैं ना हमारे घर में डिस्कस होती है मेरी सिस्टर के थ्रू। तमाम जो हैं वो सब मुझे ना हमारे घर में अवेयरनेस दी जाए। और इसके अलावा मैं जॉब जहाँ करती हूँ, आपकी बातें मैं वहाँ भी शेयर करती हूँ और यहाँ के रूल्स में वहाँ मैं खुद जो है ECD की टीचर हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ वहाँ पे। और यहाँ की जो चीज़ें मैं सीखती हूँ, मैं देखती हूँ, यहाँ पे आके सुनती हूँ, मैं वहाँ करती हूँ, अपनी मैम के साथ डिस्कस करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि वहाँ के बच्चों को भी इसी तरह की हम तालीम दे सकें, इस तरह की अवेयरनेस मिले। हमारे पेरेंट्स से हम लोग जो हम करते हैं, मुलाकात करते हैं, उसमें सब यही बातें मेरी शेयर होती हैं। बहुत ज़्यादा मैं आपको लाइक करती हूँ। मेरी बेबी तो बहुत छोटी थी, माशाल्लाह आप 2.5 साल की हुई है। तो अब कि मैं अपनी बेबी को भी आपसे कनेक्ट करूँ और आपके साथ मिल काम कर सकूँ। बहुत आगे बढ़ने का शौक़ है। सेम एज इट इज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ और मेरी भी यही है कि मैं भी आपकी तरह एक माशरे में कदम रखूँ। और हस्बैंड भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैंने भी शादी के बाद मास्टर्स कंप्लीट किया है। जो एज अ जॉब करते करते मैं जॉब भी पढ़ती भी हूँ और माशाल्लाह बच्चों को भी अपने जो है ना खुद अपडेट कर रही हूँ। और जो स्कूल में आएगी, एडमिशन मिले या नहीं मिले ये तो खैर अलग ही मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और आपके सारे रूल्स में अपने साथ मेरे होते हैं। यहाँ तक कि सेल्फ डिफेंस की बात की जाए तो मेरी भांजी आके मुझे शेयर कर रही थी, आनी हमने ये सीखेंगी। वो इतना मेरे के साथ कनेक्ट करना कि आपके स्कूल की साथ मुझे मालूम होती है कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी सलमा घर में भी मैंने वहाँ पे भी किया था। बहुत आई लाइक यू एंड आई लाइक योर स्कूल। और मेरी कोशिश ये है कि तमाम स्कूल इस जैसे हो जाए, भले वो छोटे प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो, वहाँ सब जगह इस तरह का माहौल मिले और पेरेंट्स को इसी तरह से अवेयरनेस दी जाए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आप तो सदका जारिया बन गई ना किरण के लिए। अगर आप लोग किरण का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं तो आप किरण के लिए सदका जारिया हैं। और किरण जो है वो एक स्कूल का नाम नहीं है, किरण एक तहरीक है।
प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें कि स्कूल बनाना कभी मेरा इरादा भी नहीं था। मैं तो सिर्फ लोगों की सोच को तब्दील करना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि घरों के अंदर ख़वातीन को सेलिब्रेट किया जाए, ममता को सेलिब्रेट किया जाए कि ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। ममता एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। तो ये पैगाम अगर आप चाहे मेरी पेरेंट आप यहाँ स्कूल की बने या ना बने, डजेंट मैटर। हम सब सिस्टरहुड में कनेक्टेड हैं, बहन चारगी में कनेक्टेड हैं। और जो ये मर्द जो हमारे साथ बैठे हैं, मैं समझती हूँ कि इनके दिलो दिमाग पे इतने ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना टेंशन है, सारा दिन वो घर से बाहर सिर्फ हमारी ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए। उसके बावजूद जब वो घर वापस आते हैं देर से रात को कमा के, तो वो टाइम भी उसको नहीं दे पाते जिसके लिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं। कभी उनके दिलों में झांक कर किसी ने नहीं देखा। हर शख्स सिर्फ खातून और औरत के आंसू पोंछता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि इनके दिल में क्या है। क्योंकि इनको बचपन से ये कहा गया है अपना गम किसी को मत बताना, तुम मजबूत बने रहना, तुम रोना नहीं। तो इन्होंने एक अपने ऊपर ना एक खोल चढ़ा लिया है कि हम तो कभी भी अपना दुख या अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बता सकते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं से रोते थे। जब उनको तकलीफ़ होती थी वो आंसुओं से रोते थे, और वो कहते थे आंसू नेमत है। ये कहाँ से आई है ये बात? कोई ऐसी ज़रूर आप अपनी वाइफ की गोद में सर रख के रोया करें, जैसे नबी रोते थे बीबी खदीजतुल कुबरा की गोद में सर रख के। ये तो वो रिश्ते हैं, इतने प्यारे रिश्ते हैं। जब आप अपनी कमज़ोरी खोलते हैं वाइफ्स के सामने, तब वाइफ्स को फील होता है कि मैं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इंस्पिरेशन जो है वो अपने लोगों से लें, ना कि वेस्ट से या इधर उधर से। मॉडर्न हमें ज़रूर होना है, वेस्टर्नाइज नहीं होना है। ये फ़र्क है मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का। ख्याल रखें, बहुत पतली लाइन है, हमें पता नहीं चलता कब हम मॉडर्निज़म से वेस्टर्निज़म में चले जाते हैं। तो बस ये है कि घरों को तब्दील कर लिया ना, इंशाल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। चाहे स्कूल में आप रहें, आप सब इस तहरीक का हिस्सा हैं आज से, ठीक है? मैम, आई वुड लाइक टू से समथिंग। श्योर। मैं मोहतरम वालिदैन से दरख्वास्त करती हूँ कि मैं कदर करती हूँ आपके सब्र तहम्मुल का। सुबह से आप वेट करें, थोड़ा सा और डिसिप्लिन के साथ मुनज़्ज़म तरीके से हमें ये प्रोसेस पूरा करना है। एक बार फिर मैं गुजारिश करूँगी आप सबसे, अगर आपके बच्चे की पैदाइश 2021 की है, कागजात सारे मुकम्मल हैं आपके, तो फिर आप सब्र तहम्मुल के साथ इंतज़ार कीजिए। मैं कदर करती हूँ आपके पेशेंस की, आपके सब्र की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको लेके जाएंगे अंदर, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से, डिसिप्लिन के साथ। तो आपके ताउन के लिए मैं दरख्वास्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अभी मिसेस शहरियार ने एक बात बोली, मैं कदर करती हूँ आपकी। मैं आप लोगों के साथ, तो आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन गए, ठीक है ना? स्कूल का अगर बने ना बने, तहरीक का हिस्सा ज़रूर हैं। ओके, तो फिर हमारी तहरीक में एक दस्तूर है हमारा कि हम 1 महीने के अंदर कोई एक ऐसा सेंटेंस, कोई एक ऐसा जुमला हम इस्तेमाल करते हैं जो हम बार बार एक दूसरे को बोलते हैं आते जाते। मैं फ़ातिमा को बोलूँगी, फ़ातिमा मुझे बोलेंगी, मैं इनको बोलूँगी, हम सब एक दूसरे को, और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी उसको रिपीट करते हैं। तो इस महीने का हमारा जुमला है, मैं आपकी कदर करती हूँ। फ़ातिमा, मैं आपकी कदर करती हूँ। ये आपकी बहुत कदर कर रहे हैं। मुँह से अदा करें। बोलना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर से हमारे बेटों को, क्योंकि ऐसा कभी बोला ही नहीं है एक दूसरे को। तो अगर आप एक दूसरे किसी जानने वाली के साथ बैठी हैं, कोई फ्रेंड के साथ, तो पलट के उसको बोल कर देखें। बोलें, मैं आपकी कदर करती हूँ। बहुत मुश्किल है ये बोलना। एक दफ़ा लफ्ज़ मुँह से निकलेगा ना तो आसान होता जाएगा, ये बोलना आसान हो जाएगा। चलते फिरते आज आप घर जाएं, अपनी वालिदैन को बोलें मुँह से, आप अपने बच्चों को बोलें, बेटा मैं आपकी कदर करती हूँ। अपनी सास को बोलें कि अम्मा मैं आपकी कदर करती हूँ। अपने हस्बैंड को बोलें, आप हैं, आप अपनी वाइफ्स को आज मुँह से कहें, ये ना कहें तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। ऐसे नहीं बोलें जैसे एहसान कर रहे हैं। उसको पकड़ के, उसके कंधे पे हाथ रख के, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलें, मैं आपकी कदर करता हूँ। ये करके देखिएगा और इसका फिर मैजिक देखिएगा। मुंह से, ज़ुबान से अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बयान करें, ठीक है? ये करेंगे तो आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे। और कोई जी कुछ? अस्सलाम वालेकुम मैडम। कहाँ हाथ उठाइए? हाँ जी, यहाँ कहाँ?
अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी कदर करती हूँ, मैं भी आपकी बहुत कदर करती हूँ। बल्कि मैं यहाँ पे आने वाले तमाम पेरेंट्स की कदर करती हूँ। मेरे पास अब मैं जो कहने वाली थी शायद मैं वो भूल चुकी। आपने मुझे इसमें मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी पेरेंट्स आए हुए हैं उनको आप जो मैसेजेस दे रही हूँ, आप दे रही हैं जो मैसेजेस, जो उनको आप हमें एक, मैं कह रही हूँ हमारे लियारी एक चेंज हो रहा है हमारी लियारी में। आप इतनी प्यारी बातें कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा सैड हूँ कि मेरी जो बच्ची है जिसे मैंने पाला है, जिसके एडमिशन के लिए मैं आई हूँ, मैंने उसे एडॉप्ट किया हुआ है। मैं उसके एडमिशन के लिए आई हूँ, लेकिन थोड़ा सा सैड हूँ कि वो 2 माह थोड़ा सा पीछे है। तो भले ही एडमिशन ना हुआ, लेकिन मुझे इतनी अच्छी बातें सीखने को मिली हैं आपसे कि मेरा यहाँ से उठने को ही जी नहीं चाह रहा। मेरा जी नहीं चाह रहा मैं घर जाऊँ, मैं यहाँ बैठ के आपकी बातें सुनूँ, कुछ सीखूँ, कुछ समझूँ, और ज़्यादा मैं किस बेहतर तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हूँ अगर फॉर बीइंग एक मदर होने की हैसियत से। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, और ये देख के कि लोग बहुत ज़्यादा चेंज ला रहे हैं, खुद में पेरेंट्स चेंज ला रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने जो अभी माशाल्लाह से जो हदीस पाक को लेते हुए आपने जो इतनी सारी स्पीचेस हमें दी, उसी से मैं ये सीखना कि मैं कह रही हूँ कि मैंने जो बच्ची पाली है तो मैंने उनके पेरेंट्स को देखा, वो बहुत गरीब थे। उनकी मदर भी यहाँ आई हुई है, मेरे साथ बैठी हुई है, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है अगर एडमिशन मिल जाए तो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने तो सिर्फ उसे पाला है, माँ तो वही थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने आसपास भी देखें कि कहीं किसी को ज़रूरत तो नहीं है, कोई ऐसा घर तो नहीं है उनकी एक बच्ची पाल रहे हैं। जैसे हम फालतू खर्चे अखराजात भी कर रहे होते हैं ना, खुद पे फालतू उड़ा रहे होते हैं बिला वजह। मोबाइल ले लेते हैं हम 40-50 हज़ार के मोबाइल लेके उसको चला रहे होते हैं, ठक करके मोबाइल गिर जाता है, वो वेस्ट हो जाते हैं पैसे। इस तरह भी हो जाता है। तो किसी बच्ची को ले के पाल लें या किसी की थोड़ा सा आप उनकी हेल्प कर दें, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सुन्नत है ये भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे अल्लाह पाक बड़े खुश हुए थे, उनको भी पाला था उन्होंने। तो इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और बस मेरे पास कुछ ज़्यादा अल्फाज नहीं है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ दोबारा से आपको कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। भले एडमिशन मिले ना मिले किस्मत की बात है, लेकिन इतना कुछ हमें बातें सीखने को मिली। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके जो सलमा, आपने क्या नाम लिया था फाउंडेशन का, जी सलमागर, मैं उसको भी बहुत जल्द ज्वाइन करूँगी। औरों को भी मैं यही कहूँगी वो भी ज्वाइन करें, ताकि वो स्ट्रेस से निकलें। थोड़ा मैं भी स्ट्रेस में आ जाती हूँ कभी कभार घर में, घरेलू मसाइल को लेके, मसले मसाइल के, लेकिन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो अच्छा लग रहा है आप लोगों की बातें सुन के। अलबत्ता जहाँ हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं तरबियत की, तो एक नई टॉपिक को इन्होंने खोल दिया है, और वो है एडॉप्शन। किसी के बच्चे की मदद करना, उसको उसके सर पे हाथ रखना, ख़ास तौर से यतीम अगर हो, तो ये तो एहसन तरीन एक एक्शन है कि जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का सवाब का काम है, ठीक है। हाउएवर प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस्लाम ने कभी भी एडॉप्शन को इनकरेज नहीं किया है। एडॉप्शन जो है यानी कि किसी के बच्चा, किसी के माँ बाप मौजूद हैं और आप उसको अपने घर में ले लें और आप कहें कि मैंने एडॉप्ट किया है, इसको डिस्करेज किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उन्होंने भी एक बच्चा पाला था और बड़ा किया था, और इवेंचुअली वही नाजिल हुई कि कोई भी बच्चा किसी का एडॉप्टेड नहीं होता। उन्होंने फिर उनका हाथ उठा के कहा था कि ये मेरा औलाद नहीं है, और इसके पीछे बहुत हिकमत है, क्योंकि जब हम किसी की औलाद को अपने घर में ले आते हैं और पालते हैं, और आपके घर में जो अफराद हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड ही हैं, वो उसके महरम नहीं होते, और ये ख़तरा क्रिएट होता है कि आप ना महरम के साथ एक बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। शुरू में तो वो बच्ची छोटी है, आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर वो जवान हो जाती है। तो इस चीज़ को इस्लाम ने डिस्करेज किया है। मैं कोई इतनी वो नहीं बात कर सकती कि मौलम हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये बिल्कुल मना है,
इतना मैं ज़रूर आपको बता सकती हूँ कि इसको डिस्करेज किया गया है कि अगर माँ बाप मौजूद हैं तो बजाय ये कि आप बच्चा पालें किसी का, आप उसकी माँ को पाल लें, उसकी माँ के सर पे हाथ रख दें और उसको तरबियत कर दें कि वो अपने बच्चे को कैसे पाले। लेकिन एक बच्चा सबसे ज़्यादा महफूज अपने महरम रिश्तों के पास होता है। आजकल तो महरम रिश्तों में भी बहुत ट्रस्ट उठता जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे वाक़यात होने लगे हैं कि महरम रिश्तों में दरारें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महरम रिश्ते जो हैं वो सबसे ज़्यादा महफूज होते हैं। नाना नानी, दादा दादी, खाला, और अगर उसके माँ बाप मौजूद हैं तो प्लीज़ किसी के भी माँ बाप को ये इनकरेज ना करें कि वो अपना बच्चा दे दे किसी को। अल्लाह ताला किसी के ऊपर भी इतना बोझ नहीं डालते जितना वो उठा ना सके। अगर उसके यहाँ 6, 7, 8 बच्चे पैदा हो गए हैं और गुर्बत है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नाइंसाफ़ी की है? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं, अल्लाह ताला देते ही उतना है जितना हम उठा सकते हैं। इसका मतलब अल्लाह ताला को यकीन है कि वो पाल सकता है, तो उससे लें कभी भी नहीं। ये मेरा मशवरा है आपको, और ये मैं वो बात बता रही हूँ जो अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये मैं मुस्तनिद बात आपको बता रही हूँ कि एडॉप्शन इस्लाम में नहीं है। एडॉप्शन जो है ये एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, जहाँ एडॉप्ट करके कागजात पे एडॉप्ट किया जाता है और बच्चे ले जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो कि माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, नाना नानी नहीं हैं, दादा दादी नहीं हैं, खालाएँ भी नहीं हैं, पुप्पो भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर तो रीज़न बनता है ना एडॉप्शन का कि आपने एडॉप्ट किया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई रिश्तेदार महरम होता है। अब मसला ये है कि जहाँ एडॉप्शन के सिलसिले शुरू होते हैं वहाँ महरम रिश्ते जो है ना आराम से सो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा कोई और कर रहा है एडॉप्ट तो करने दो। तो एक तरीके से ये माशरा बिगाड़ता है। जो जिम्मेदारी है नाना नानी की, दादा दादी की, पुप्पो की, खाला की, कुछ जिम्मेदारी होती है ना कि अगर माँ का इंतकाल हो गया है या बाप नहीं है, तो ये रिश्तेदारियाँ जो होती हैं ये काम आती हैं। ये और अगर हज़रत अली को उन्होंने पाला था, इसलिए पाला था कि वो उनके खूनी रिश्ता था, चचा साहब थे। तो ये ख्याल करना है हमें बहुत ज़्यादा कि प्लीज़ ये एडॉप्शन यहाँ लियारी में मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। किसी का बच्चा कोई ले जाता है और पालना शुरू कर देता है, ना कोई कागज़ है, ना ये सोचा कि मेरे अपने बेटे हैं जो 2 साल उससे बड़ा है, इवेंचुअली 18 साल के बाद ये दोनों मैरिड नहीं होंगे। तो ये एक ग्राउंड बनता है, एक आप जगह बना रहे होते हैं किसी गलत काम के लिए। तो उनके माँ बाप के पास रहने दें, और अगर आपको लग रहा है वो नहीं पाल सक रहे तो आप माँ बाप की मदद करें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमें ये बर्थ सर्टिफिकेट नीचे से मिला है, मोहम्मद ज़ैन फराज। ये किसका है? आपका? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैं मोहम्मद फैज़ान बात कर रहा हूँ। जी फैसल मैम 20 दिन हुए मेरा ऑपरेट हुआ था पैर का। फिर मेरी वाइफ ने काफ़ी घर में भी हेल्प की, मुझे भी देखा, पर मैम फिर बच्चे की बारी आई तो उन्होंने फिर रातों रात ही मुझे FRC बनाने लेके गई। फिर सुबह मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब ये है कि अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मेरी वाइफ के बिना। मेरी वाइफ ने हिम्मत दी मुझे। मैं अभी लंगड़ाते लंगड़ाते अंदर आया हूँ, और किरण फाउंडेशन सारी बातें सुन के, और मैं अपनी वाइफ पे प्राउड फील करता हूँ कि बहुत अच्छी जगह मेरे बच्चे को यहाँ पे एडमिशन कोशिश कर रही हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सबके सामने। स्वीट। कहाँ है आपकी वाइफ? कहाँ है, दिखाइए। अच्छा ये खड़ी हो रही है, माशाल्लाह। चलें जी, आप इनकी तरफ रुख करें, वो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू। कहने में आपकी कदर करता हूँ। मैं आपकी कदर करता हूँ। मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ। शाबाश। और मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मैंने भी जो अडॉप्ट किया है, मैंने अपने देवर का बेटा अडॉप्ट किया है, जिसके लिए मैं एडमिशन के लिए यहाँ पर आई। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। और जिसको अल्लाह ताला औलाद देते हैं उसको कभी भी इनकेपेबल नहीं समझते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो कुछ भी जिम्मेदारियाँ देते हैं, हमें इस काबिल समझते हैं तो देते हैं। हमारी बसात से ज़्यादा कभी भी नहीं। हमें अक्सर फील होता है इतने दुख, इतने गम कैसे करूँगी। अल्लाह ताला कभी जुल्म करते ही नहीं ना, तो हमें देते हैं तो फिर जिसकी जिम्मा है उसको करने दें। और अगर किसी वजह से अल्लाह ताला ने आपको औलाद नहीं दी है तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी प्लानिंग है। उस प्लानिंग के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते।
शायद आपसे कोई बहुत बड़ा दूसरा कोई काम लेना हो, है ना। तो ये मैं तो इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, और एडॉप्शन के केसेस को मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करती हूँ। अंदर की बात आपको बता दी मैंने, क्योंकि मैं इसको डिस्करेज करना चाहती हूँ। मैं इस एडॉप्शन की नज़रिए को डिस्करेज करना चाहती हूँ। जिसकी औलाद है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको पाले। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। वालेकुम सलाम। खुशी हुई, पूरी रात नींद नहीं है कि कब सुबह होगी, हम जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपसे एक दूसरी बात रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि यहाँ मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर वरात हाशमी आजकल यहीं पाकिस्तान में, तो आप कभी उन्हें भी इनवाइट करें ताकि हम यहाँ आएँ, उनसे भी कुछ सीखने का हमें मौका मिले। जज़ाकल्लाह आपके मशवरे का, देखते हैं, सोचते हैं। अस्सलाम और वालेकुम। कोई अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा है। मैं जैसे कि टीचिंग करती थी शादी से पहले। मैं दी एजुकेटेड नर्स से यहाँ आई थी बच्चों के साथ। फ़र्स्ट टाइम मैंने आपको देखा था, आपका प्यार देखा बच्चों के साथ, आप जो हक करके बच्चों को प्यार कर रहे थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने मतलब फील्ड ज्वाइन की थी, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर यहाँ पर जब मैं आई, मैंने आपको देखा, बच्चों के साथ प्यार और यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, तो मैंने पूरी कोशिश की अपने आप को चेंज करने की। और एजुकेटर्स में मैंने बच्चों के साथ वैसे ही बिहेव किया, प्यार मोहब्बत से। वहाँ पे भी हमें ऐसे ट्रेनिंग दी जाती थी, ट्रेन करते थे। फिर मैंने वहाँ पर जैसे कि 4 साल पढ़ाया, फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 4 साल के बाद मैंने दोबारा ज्वाइन किया, और जो मेरी क्लास थी, मैं ECTs को पढ़ाती हूँ। ECTs के जो बच्चे थे वो अभी 7 में पहुँच गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया, और मतलब मुझे बिल्कुल भी। और जब मैं गई ना एजुकेटर्स में दोबारा ज्वाइन किया, तो मुझे देखकर जैसे कि बिल्कुल वो खुश हो गए कि हमारे टीचर वापस। और अब तक वो मुझसे मिलने के लिए मेरी क्लासेस में आते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मतलब मुझे भूले बिल्कुल भी नहीं। और मैं जैसे और बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे 2 बेटे भी हैं, उनको मतलब पालना, घर के काम करना, लेकिन मुझमें मेरे बेटे को देखकर हिम्मत आ जाती कि उसके लिए मुझे कुछ करना है। इसलिए मैंने यहाँ का सोचा कि उसको मैं यहाँ पर एडमिशन करवाऊँ, और उसी प्यार मोहब्बत से उसको भी पढ़ाऊँ, और यहाँ सीख कर मैं उसको भी पढ़ाऊँ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। जितनी टीचर्स यहाँ बैठी हैं, या जो स्कूल के ओनर्स अगर कोई यहाँ बैठे हैं जो खुद अपना स्कूल चलाते हो, ऐसे कोई हैं जो अपना स्कूल चलाते हो? तो अगर कोई ऐसा है जो अपना स्कूल चलाता है, तो उसका पहला एम या गोल ये होना चाहिए कि मेरा स्कूल ऐसा हो जहाँ मैं अपना बच्चा पढ़ा सकूँ। किसी के पास अपना स्कूल हो और वो कहीं और बच्चा डाले, तो इसका मतलब कि वो खुद मान रहा है कि मेरा स्कूल जो है वो मेरे बच्चे के लायक नहीं है। तो अगर आपके बच्चे के लायक नहीं है, तो फिर किसी और के बच्चे के भी लायक नहीं है। तो अपने स्कूल को ऐसा बनाएं कि जहाँ मेरे बच्चे अगर छोटे होते तो आज इधर ही पढ़े होते, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे नहीं हैं, वो सब पढ़े हैं। तो ये बस मैं चाहूँगी कि आप जिन स्कूल्स में पढ़ाती हैं, आप अपनी स्कूल को ऐसा बना दें कि आपको कहीं और न ले जाना पड़े बच्चे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी 17-8 साल की बेटी है, बाद मेरी 17 साल के बाद बेटी हुई है। उसको मुझे सब ने कहा किसी को दे दे, किसी को कुछ दे दे। मेरी 4 अल्हम्दुलिल्लाह माइक बहुत फंस रहा है, देखिएगा ज़रा, चार्ज ख़त्म हो गया माइक का, दूसरा माइक दे दें। उन्होंने कहा नहीं, खुद पापा अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है तो बेटी दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। 4 बेटियों के बाद मेरी एक ही बेटी है। सब ने कहा उसको वो पालेगी, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास है, मैं करूँगी। लेकिन हमारे वसाइल इतने नहीं थे कि भाई कहीं ना कहीं पढ़ाई में किसी में। मेरी बेटी ने एक ने इंटर कंप्लीट किया, उसने इंटर कंप्लीट करने के बाद अभी मज़ीद पढ़ना चाहती है, लेकिन शायद मैं नहीं पढ़ा सकती, या हम मिलकर कुछ नहीं, क्योंकि चारों को पढ़ाना है। माशाल्लाह से मेरी बहन है। आप जैसे आपने कहा कि किसी को अडॉप्ट करने से बेहतर है वो आपको अडॉप्ट करे, तो मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। तकरीबन 3 साल की बेटी है, हर चीज़, यानी कि कल उसका बर्थडे था तो सरप्राइजली उसके लिए केक लाना, कुछ भी करना। एक मैं कहती हूँ कि मैं उनकी कदर करती हूँ कि मेरी बहन की, कि उन्होंने मेरी माँ की जगह ली हुई है मेरे सामने। बस मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो इधर हैं?
नहीं, वो घर पर है, उन्हें बात। पता है मैं यहाँ पर आई हूँ उनके लिए, लेकिन मैं अपनी बहन की बहुत कदर करती हूँ। बस आपकी ये आवाज़ हम फेसबुक पे डाल देंगे, आपकी बहन को बोलेंगे सुन लें वहाँ पर कि आज आप यहाँ बैठकर उनके पीठ पीछे उनकी कदर की बात मैं करें। उनको मुंह पर भी बोलती हूँ, जब भी उनको कोई ज़रूरत होती है मैं अपनी बेटियों को कहती हूँ मैं सबसे पहले अपनी बहन के लिए खड़ी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं आपके ज़रिए भी उसे कहना चाहती हूँ कि मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का एक ये भी एक हदीस है कि अल्लाह ताला जब किसी से बहुत प्यार करते हैं ना तो उनको बेहतरीन साथी देते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आपके इर्द गिर्द लोग अगर अच्छे हैं तो ये एक तरीके से अल्लाह आपसे राज़ी है। दूसरों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देते हैं अल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला का एक तरीका है आपको बताने का कि मैं तुमसे राज़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। मेरा नाम मरियम आस्कानी है। मैं आज यहाँ डॉक्टर पे- मरियम। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। मैंने जितना बाबा से आपके बारे में सुना है और जितना किरण फाउंडेशन के बारे में सुना है, मैंने कभी सुना कि मैं यहाँ एडमिशन लूँगी अपनी बेटी का, यहाँ आऊँगी, लेकिन जितना उन्होंने हर बार बताया है तो मैं मोटिवेट होती हूँ हर बार। वरना अदरवाइज़ मेरी चॉइसेस जो है वो ऑफ कोर्स हर किसी का होता है लिहाज से बाहर सोचने का, हबीब पब्लिक हो गया, बीकन हाउस हो गया, लेकिन जिस तरह बाबा ने हर एक चीज़ को बताया है कि जिस तरह यहाँ बच्चों की तरबियत की जाती है, जिस तरह पढ़ाया जाता है, जिस तरह प्यार और शफ़क़त से चीज़ें की जाती हैं, इवन घर में भी कभी कभार ऐसा होता है तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है बच्चों के साथ। तो मतलब एक झलक एक आ जाती है हर चीज़ की। मतलब जो उन्होंने बताया उनसे मैं डेली इंस्पायर होती गई। तो अब जब एडमिशन का टाइम आया तो मैंने इस इंस्टीट्यूट को जो है चूज़ किया। आई थिंक बहुत अच्छा लगा आज फर्स्ट टाइम आपके सामने बैठ के इतना कुछ सुन के, जो मैं बाबा से सुनती थी आज आपसे मैं डायरेक्ट सुन रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह आपने कहा मैडम, यहाँ बाकी लोग भी कह रहे हैं कि फैमिली में सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये दोनों लाइफ में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो इस सिलसिले में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको हर मामले में सपोर्ट करता है, आपके फैमिली मैटर्स में, आपके फैमिलीज़ के साथ, इन लॉज के साथ साथ आपके लाइफ में आपको सपोर्ट करता है, तो ज़िंदगी एक जन्नत नुमा बन जाती है। बेसिकली आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लाइफ की एग्ज़ाम्पल दूँगी। मुझे कुछ भी करना होता है, सिर्फ मैं कहूँ ना कहूँ उससे पहले मेरे हस्बैंड जनाब हाजिर हो जाते हैं कि जी बताएं अब आप करना क्या है। अगर मैं पीछे हटती हूँ तो ही ऑलवेज़ माई बैकबोन, मुझे पुश करते रहते हैं, नहीं ये अभी आपको करना है, अब हिम्मत नहीं हारनी, अभी और आगे कुछ करना है। तो मतलब एक सपोर्ट इमोशनली प्रोफेशनली दोनों साइडों से जब आपको मिलता है और हर मामले में, तो एक इज़्ज़त और एक प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाता है दरमियान में। तो जिस तरह आपने कहा कद्र करने के अल्फाज, वाकई में जब आप एक दूसरे को हर दिन एक दिन बाद कभी इंसान का मूड भी नहीं होता, लेकिन आप अपने जज्बात का इजहार करते हो कि जी मैं आपकी कदर करता हूँ, आपके लिए सब किया जा रहा है, तो ये अल्फाज औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी उतने ज़रूरी हैं ताकि उनका हौसला अफजाई हो। और भी फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए भी। वो नहीं कहा जाता कि आप कोई तोहफ़ा ना दें लेकिन कुछ अच्छे अल्फाज ही बोल दें तो लोगों के लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो ये दोनों साइड पे मैटर करता है। अगर आप अपने लाइफ में अच्छा चलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हस्बैंड की तरफ से ही आप सिर्फ उम्मीदें ना लगाएं, बल्कि अपने तरफ से भी उनकी हौसला अफजाई करें कि वो इतना कुछ आपकी लाइफ में करता है। और हस्बैंड हैं? जी बिल्कुल, वो हैं यहाँ पे मिस्टर यासिर बेग, ओके। जो हमेशा मेरे सपोर्ट है, हमेशा मेरे साथ है। इनके बगैर गुजारा नहीं है मैम। अब ये जो भाई अस्कानी जो हैं वो ख़ुद इतने बड़े माशाल्लाह लियारी के एजुकेशनिस्ट भी हैं, वेल विशर भी हैं, एक बुज़ुर्ग हैं लियारी के लिए वो, और एक बहुत बड़ा सरमाया है कि ऐसे लोगों को के साथ हमें बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। उनके पास लियारी की वो यादें हैं जब किसी ज़माने में लियारी बहुत उरूज पे था, फिर उन्होंने लियारी की पस्ती भी देखी और फिर रोए भी वो दिल से लियारी के लिए कि ऐसा क्यों हो गया। और अब वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं हर तरीके से कि वो लियारी का पॉजिटिव इमेज लोगों को दिखाएं। मैं समझती हूँ बेटा, क्या नाम? डॉक्टर मरियम। हाँ डॉक्टर मरियम जी मैडम। मुझे लगता है कि ये प्रोटोकॉल जो है ना, ये आपके वालिद ने सेट किया है।
जी ये बिल्कुल। एक प्रोटोकॉल सेट किया है कि ये मेरी बेटी को मैंने बहुत प्यार से पाला है, तो यासिर खबरदार जो तुमने इसको प्यार से नहीं रखा। तो ये वालिद सेट करता है। जी, आज बिल्कुल, आपके आप बच्चे सही छोटे हैं, अगर आपने ये सेट कर दिया ना तो आपकी बेटियों पे कभी आंच नहीं आएगी। जी बेटा, माइक दीजिएगा यासिर को। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम सलाम। आपने मुझे नाम से पहचाना। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की बड़ी कदर करता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरबियत दी। उसके बाद मैं जिस शख्स की सबसे ज़्यादा कदर करता हूँ मेरी वाइफ है। हाँ? और इन्होंने अपनी, मैं जो कहना चाहता था भूल गया हूँ, जो अल्फाज हैं वो मैं कह दूँगा। उन्होंने अपनी एमफिल जो है वो जो एमफिल इनका चल रहा था उस वक्त शादी से पहले, लेकिन उन्होंने जो एमफिल ऑन की है शादी के बाद, उस वक्त जो ये थीसिस में बसी हुई थी, मतलब थीसिस का सिलसिला चला था, उस वक्त वो प्रेग्नेंट भी थी। तो मुझे पता है वो किस तरह सारी चीज़ें मैनेज करी थी, घर संभालना है, और उसके बाद जो है मेरी बेटी पैदा हुई। उसके बाद जो है वो थीसिस का अब भी सिलसिला चला था, क्योंकि ये आसान मरहला नहीं है। लेकिन अच्छा यासिर, इतनी प्यारी बातें कर रहे हो, मतलब चेहरा ही नहीं नजर आ रहा। आउटडोर में बैठे हो, यहाँ तो कोई मसला नहीं। अब कंटिन्यू करो, अब देख तो सकूँ मैं क्या बोल रही हूँ। सही। तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं है। शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर एज वेल, एंड शी इज़ अ मदर, और शी इज़ अ होम मेकर एज वेल। तो मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आज सुबह भी इनको कह रहा था घर में, और अब भी सबके सामने बड़ी महफिल में कहता हूँ कि आई रिस्पेक्ट यू विथ फ्रॉम ऑल ऑफ माई हार्ट। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ज़बरदस्त है, ईथोस सेट हो रहा है, दूसरों के लिए मिसाल सेट हो रही है। और कितना एक दफ़ा यासिर अगर कह दो तो कितना आसान हो जाता है ना। ले पहली बार कहना बहुत मुश्किल है, थोड़ी अन्ना को ठेस लगती है, मगर उसके बाद फिर आप रवा हो जाते हैं। हाँ जी, मैं आपके लिए आज एंटरटेन कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग आराम से आपकी बारी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए आज आना यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मुझे इतना शऊर है कि मुझे आने वाले वक्त के लिए क्या चाहिए, क्या करना है। अल्लाह पाक ने इतनी नॉलेज अब दे दी, बट यहाँ आना मेरे लिए इतना 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 इम्पॉर्टेंट है आज कि इतना मुझे अपने रिज़ल्ट के लिए भी टेंशन नहीं हुआ होगा कि मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा। जैसे इंसान बोर्ड के लिए पूरे साल मेहनत करता है, फिर उसको रिज़ल्ट का टेंशन होता है, मुझे आज उससे भी ज़्यादा टेंशन यहाँ पर हो रहा है कि मेरे बेटे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। लास्ट ईयर में जब यहाँ आई थी तो मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाया था, तो मैं बहुत रोई थी। और आज भी आप यकीन नहीं करें, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, बार बार फ़ोन देख रही हूँ। अलार्म सेट करने के बाद भी, अलार्म से पहले बार बार मैं सेट करने के बाद भी चेक कर रही हूँ कि कब टाइम होगा और मैं यहाँ पर आऊँगी। अब मुझे ये टेंशन हो रहा है कि आप मतलब इतना अच्छे से आप गाइड करो, आप प्लीज़ ये गाइड करोगे कि मैं अपने बेटे के एडमिशन के बाद, जैसे आज तो जिस प्रोसेस है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो आपने अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरे हैं या नहीं, वो तो माशाल्लाह से मेरे हैं, बट आप इतने अच्छे से गाइड करी तो प्लीज़ आप ये भी बताएंगे कि अपने बेटे के लिए मुझे मतलब एडमिशन के लिए जब वो आएगा टेस्ट के लिए, तो मुझे उसकी क्या प्रिपरेशन करवानी है, या मतलब उसके आप क्या चेकआउट करेंगे, तो मैम थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मेरा बेटा जब मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं यहाँ पर ऑडिटोरियम इंचार्ज हूँ, और किरण के साथ मेरा ताल्लुक जो है तकरीबन 17 साल से, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए, तो एक दिन वो भी था जब मैं भी अपनी पहली बेटी जिसका नाम तहरीम है, और आज माशाल्लाह से वो जो है ना सेकंड ईयर में है, और उसको देख के जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जो है ना वो पढ़े लिखे हों और एक मुआशरे में जो है ना मुहज़्ज़ब इंसान हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को देखते हुए मेरा वो ख्वाब जो है ना वो पूरा हो गया। और रहा सवाल आपका कि हम मतलब आपके बच्चों के लिए या आपके बच्चे वो आप अपने बच्चे के लिए टेस्ट में क्या तैयारी करेंगे, तो कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ बच्चों को ऑब्ज़र्व किया जाएगा और देखा जाएगा कि माँ बाप की तबीयत कैसी नज़र आ रही है। इसके लिए इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ये अल्लाह पे भरोसा करें और दुआ करते रहें कि इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिले। थैंक यू।
अगर मुझे बच्चों का टेस्ट लेना होता तो फिर हम क्यों बैठे हैं? मुझे पढ़ा लिखा जानना, कलर्स आते हों, पता चला बच्चों के ऊपर आपने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, इनको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाओ, इनको कलर्स पढ़ाओ, इनको नंबर्स पढ़ाओ। ये हमारा काम है, हम ये कुछ भी नहीं देखेंगे। हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि माँ बाप ने जैसे क्या तरबियत है, और वो यकीन करें वो तरबियत आप एक रात में नहीं कर सकते। वो जो आपने बचपन से की होगी वो तरबियत नज़र आती है बच्चे के ऊपर। अक्सर माँ बाप बोलते हैं कि बच्चा हमारा जो है ना वो बस ऐसे ही है, हर वक्त बीमार रहता है, हर वक्त बीमार रहता है। मैं उसको भी समझती हूँ, ये माँ बाप का निगलेक्ट है। बच्चा क्यों बीमार रहता है? अगर एक पेरेंट ये कह रहा है कि हर वक्त ही इसको जो है जुलाब रहते हैं, अगर आप डीप जाके उनसे सवालात करें ना तो पता चलता है कि वो आधा टाइम तो बाहर का खाना खाता है और रोड पे अकेला घूम रहा है। हाथ उसके दिन में 10 बार आप धोते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे चीज़ों को हाथ लगाते हैं। कराची में इतना डस्ट है कि हाथ मुंह में बार बार जाता है उससे। तो ये जो एक बच्चे की सेहत सही नहीं होना, ये दिखाता है माँ बाप का निगलेक्ट। और ये आप एक रात में नहीं कर सकते, ये पैदा होते ही शुरू हो जाती है उसका ख्याल जो है। तो आप छुपा कुछ नहीं सकेंगे, और आप जितना ज़्यादा उनको स्ट्रेस देंगे और उनको सिखाएंगे, इतना बच्चा डरा हुआ सहमा हुआ आएगा फिर, और वो पता चल जाता है। कुछ भी नहीं सिखाने की आपको ज़रूरत, हम हैं ना सिखाने के लिए, तो हमें आप तरबियत पे तवज्जो दें बस। ठीक है, मेरी छुट्टी तो अब आप लोगों की बारी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आ जाएगी। अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक है। मैं एडमिशन के लिए आई थी, मुझे वहाँ कैफे की में एडमिशन करवाना था, और यहाँ मैंने 2 साल से ट्राई कर रही हूँ मगर नहीं हो रहा। तो मुझे पता चला वो किरण फाउंडेशन के अंडर में आ गया है, तो केबी थी आई थिंक। अच्छा, मैं यही रिक्वेस्ट करने आई थी यहाँ पर, अगर मेरा एडमिशन यहाँ नहीं होता इन केस किसी भी हवाले से, तो अगर वो आपके अंडर में आ चुका है, अगर है, या आप लोग किसी भी थ्रू से उसको लिंक करते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिस तरह आप लोग यहाँ बच्चों को तरबियत देते हैं, यहाँ इनकी ग्रोमिंग करवाते हैं, तालीम के अलावा सोशल एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाते हैं, लिखने का तरीका, खेलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, इनके जो भी आप यहाँ बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देते हैं, तो कम से कम पूरी नहीं तो 80% 70% ऐसा करें कि वहाँ पर भी आप इस तरह बच्चों को ग्रो करें, ताकि जो पेरेंट्स यहाँ से जाते हैं कि यहाँ नहीं एडमिशन हो, वहाँ पर ट्राई कर सके एटलीस्ट। मैंने सिर्फ मुझे मना करा लोगों ने कि वह नहीं करो, मगर जब से मुझे पता चला कि यहाँ से लिंक हो चुका है, मैंने कहा एक ही साल भले क्यों नहीं, मैं ट्राई करके ज़रूर देखूँगी। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। HOL हाउस ऑफ लर्निंग, इसके फाउंडर हैं हुनैन अब्बास और उनकी वाइफ हैं अरीबा हुनैन। अरीबा जो है वो मेरे साथ तकरीबन 8-9 साल से मेरे साथ ऐसे लग के उसने काम किया है, तो उसको मेरी समझें कि वो मेरे हाथों पली है। मेरे पूरे सिस्टम से वो इतनी अच्छी तरह वाकिफ़ है कि अब वो माशाल्लाह अपना स्कूल खुद चला सकती है। और मैंने उसको कहा है तुमको जो चीज़ भी यहाँ से लेकर जानी है यानी सिस्टम की, वो तुम जाओ और इस्तेमाल करो। अगर मैंने जो आपने परसेंटेज की बात